जय हिंद। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर। हमने पिछले वीडियो में कॉपर लॉस को डील किया था, लेकिन आज हम ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है उसको डील करेंगे। ट्रांसफार्मर में ये जो आयरन लॉस होता है वो ट्रांसफार्मर के कोर में आकर होता है, इसलिए इस लॉस को कोर लॉस भी बोलते हैं। आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर इज आल्सो नोन एज कोर लॉस बिकॉज ये ट्रांसफार्मर के कोर में आकर होता है। समझ रहे सर। और ये आयरन लॉस जो होता है ना सर, ये दो तरह का होता है। एक हिस्टेरेसिस लॉस होता है, दूसरा एडी करंट लॉस होता है। इट मीन्स आयरन लॉस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट वन इज हिस्टेरेसिस लॉस एंड अनदर वन इज एडी करंट लॉस। और ये दोनों लॉस जो होता है वो आपका क्या होता है, साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है। साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। और ये दोनों लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में आकर होता है। यही कारण है कि आयरन लॉस को हम कोर लॉस भी बोलते हैं। क्लियर। तो हम सबसे पहले हिस्टेरेसिस लॉस के बारे में जानते हैं कि हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है। कहता है देखो, ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर है, ये हमारा प्राइमरी वाइंडिंग है, यहाँ से हम एसी सप्लाई दिए हैं। जो ही एसी सप्लाई दोगे ना, तो चूंकि हमारा जो फ्लक्स डेवलप होगा कोर में वो इस तरह का वेरिंग फ्लक्स होगा, अल्टरनेट फ्लक्स होगा। माने एक पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, ये इसी तरह का जो फ्लक्स का जो नेचर होगा वो कोर में इस तरह का होगा। तब हम क्या करेंगे, जब साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण जब कोर में BH कर्व निकालोगे, BH कर्व तो इस तरह का आएगा, मतलब एक लूप की तरह आएगा। ये आपका क्या है, पूरा कंप्लीट साइकिल में। तो इधर देखो, ये आपका क्या है, ये हाफ साइकिल का है। हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा है कोर, और नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में कोर मैग्नेटाइज हो रहा है। नेगेटिव डायरेक्शन में आपका कोर मैग्नेटाइज हो रहा है सर। तो कह रहा है एक बार इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ, फिर इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हुआ। देखो ये हिस्टेरेसिस लूप हमने बनाया है कि जब अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड होगा, मतलब जब साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के इन्फ्लुएंस में जब मैग्नेटिक कोर होगा, तब हिस्टेरेसिस लूप का नेचर आपका ऐसा होगा। ये आपका हिस्टेरेसिस लूप दिखाएगा। माने एक कंप्लीट साइकिल में जो फ्लक्स का एक कंप्लीट साइकिल है, करंट का जो एक कंप्लीट साइकिल है, उसमें जो हिस्टेरेसिस लूप बन रहा उसको दिखाया गया। तो इस लूप से पता चल रहा है कि आपका क्या है कि एक कंप्लीट साइकिल में ट्रांसफार्मर का कोर एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, दूसरी बार आपका नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है। तो ये जो आपका ना मॉलिक्यूलर मैग्नेट का एक बार इस डायरेक्शन में, एक बार इस डायरेक्शन में, ये आपका हमेशा चलता रहता है सर। इससे क्या होता है कि कोर के अंदर जो मॉलिक्यूलर मैग्नेट है उसमें फ्रिक्शन डेवलप होता है, और जो ही फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, पावर लॉस आकर होगा, जो हीट के रूप में अपीयर होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं सर, हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। बिकॉज ये जो लॉसेस हो रहा है ना, वो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण हो रहा है। मतलब एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में आपका मैग्नेटाइज होना। इससे क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कोर के अंदर जो आपका मॉलिक्यूलर मैग्नेट है उसके अंदर फ्रिक्शन डेवलप होता है। तो फ्रिक्शन के कारण आपका क्या होता है, पावर लॉस आकर होता है। यही पावर लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में हीट के रूप में अपीयर होता है, जिसको हम हिस्टेरेसिस लॉस बोलते हैं। और ये लॉस साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है। और जो हिस्टेरेसिस लॉस का जो सर फॉर्मूला दिया जाता है वो दिया जाता है आपका ईटा। हिस्टेरेसिस लॉस PH इज इक्वल टू होता है ईटा B मैक्स टू द पावर 1.6 F इंटू V। जहाँ आपका क्या है सर, ईटा स्टीमेंज कॉफिशिएंट है, स्टीमेंज कॉफिशिएंट। और ये सिलिकॉन स्टील के लिए सर, सिलिकॉन स्टील के लिए हमारा क्या होता है सर, ईटा का वैल्यू होता है 191 जूल पर घन मीटर होता है, 191 जूल पर घन मीटर। हिस्टेरेसिस लूप का जो फार्मूला होता है ईटा B मैक्स टू द पावर 1.6 F इंटू ई। ये यहाँ स्टीमेंज कॉफिशिएंट है, हिस्टेरेसिस स्टीमेंज कॉफिशिएंट बोला जाता है। ये सिलिकॉन स्टील के लिए सबसे मिनिमम होता है। यही कारण है कि ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील का बनाया जाता है, बिकॉज ईटा का वैल्यू सिलिकॉन स्टील के लिए सबसे मिनिमम होता है। तो जब सिलिकॉन स्टील का आप कोर बनाओगे तो इसमें हिस्टेरेसिस लॉस जो होगा वो मिनिमम होगा। तो ये स्टीमेंज हिस्टेरेसिस कोफिशिएंट है, ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ये आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है जो एसी सप्लाई दे रहे हो, और ये आपका वॉल्यूम है कोर का। ये वॉल्यूम है, कोर का क्या है आपका सर, वॉल्यूम है। तो यही आपका
हिस्टैरिसीस लॉस का आपका क्या है सर, आपका ए आपका रेडीमेड फार्मूला है, जहां ईटा को स्टीमेंज हिस्टैरिसीस कोएफिशिएंट बोला जाता है। ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन द कोर, ये आपका कोर में मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ये आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये आपका वॉल्यूम ऑफ कोर मटेरियल है। हिस्टैरिसीस लॉस को कैसे मिनिमाइज किया जाता है, हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, बिकॉज सिलिकॉन स्टील के लिए ईटा का वैल्यू आपका सबसे मिनिमम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, तो हिस्टैरिसीस लॉ आप समझ गए कि ये जो लॉस होता है साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है। देख लो ना, ये कंप्लीट साइकिल में हमने हिस्टैरिसीस लूप बनाया है, तो इस लूप से पता चल रहा है कि ये कोर है, एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, एक बार नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। इसके कारण मोलिकुलर मैग्नेट में फ्रिक्शन डेवलप होगा और इस फ्रिक्शन के कारण कोर में लॉसेस अकर होगा जो हीट के रूप में अपीयर होता है। इसीलिए इस लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। हिस्टैरिसीस का मतलब लैग बिहाइंड, हिस्टैरिसीस का मतलब होता है लैग बिहाइंड, पीछे चलना। माने यहाँ H जो है, B जो है वो H से लैग करता है, और यही जो B जो है H से लैग करता है, यही कारण जो है कि वहाँ क्या होता है कि आपका लॉसेस अकर होता है कोर में। इसीलिए इसको हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं, बिकॉज चूंकि B और H जो है वो साथ साथ नहीं चलता है। देखो यहाँ से ऐसे बढ़ा है तो हमारा B बढ़ रहा है, लेकिन अब जा करके कांस्टेंट हो गया। जब H को घटाओगे तो इस पाथ को ना फॉलो करके इधर फॉलो कर रहा है। जब H जीरो तो ये जीरो नहीं हुआ, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू है जिसको हम रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बोलते हैं, सब ऑलरेडी हम पढ़ा रखे हैं। तो यही जो आपका B जो है H के साथ जो लैग करता है ना सर, इसी लैगिंग के कारण आपका क्या होता है कि कोर में आपका क्या होता है, लॉस अकर होता है। मतलब वहाँ फ्रिक्शन डेवलप होता है आपका मॉलिक्यूलर मैग्नेट के बीच, और यही जो फ्रिक्शन डेवलप होता है वो लॉस के रूप में अकर होता है, और इसी लॉस को हम हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। और इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपका ये बी और एच के बीच जो आपका लैगिंग है उसी के कारण लॉस डेवलप होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको हिस्टैरिसीस लॉस समझ में आया होगा। और हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील का कोर बनाते हैं। मतलब जो भी आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, जैसे डीसी मशीन का आर्मेचर हो गया हो या एसी मशीन का आर्मेचर हो गया हो, सबका जो आर्मेचर का कोर बनाते हैं वो सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं। सिलिकॉन स्टील के लिए हमारा ईटा का वैल्यू सबसे कम होता है। नेक्स्ट है हमारा एडी करंट लॉस। कि एडी करंट लॉस कैसे अकर होता है, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश किया हूँ कि ये मेरा कॉइल है और एक मेरा सीट का मेटल है सर, ये मेरा सीट का मेटल सीट है, ये मेटल सीट है, देख लो ये मेटल सीट है। इसको हम एक अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। मतलब ये कॉइल है जिसमें हमने एसी सप्लाई दिया है, तो कॉइल के चारों ओर जो फ्लक्स डेवलप होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब ये हमारा जो कॉइल है इसमें हमने एसी सप्लाई दिया है, तो देखो ना कॉइल में जो आपका फ्लक्स डेवलप होगा वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। और यदि हम अब मेटल सीट को उस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये वाला फ्लक्स मेटल सीट में लिंक करेगा। मतलब ये जो फ्लक्स है वो मेटल सीट में लिंक करेगा। ये मेटल सीट किसी का हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है, आपका कॉपर हो सकता है, आपका आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है। ये मेटल सीट किसी का भी हो सकता है। तो ये मेटल सीट जो है, ये मेटल सीट जब हम इस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाएंगे तो ये अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड इस मेटल सीट में लिंक करेगा। और फैराडे क्या कहता है, जब किसी कॉइल में फ्लक्स लिंक करता है और उसकी संख्या में चेंजिंग होता है तो आपका क्या होता है, कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड में ये मेटल सीट में फ्लक्स लिंक कर रहा है, साथ ही साथ चूंकि अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स की संख्या में चेंजिंग होगा। तो क्या फैराडे लॉ के अनुसार इस मेटल सीट में ईएमएफ नहीं इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। और चूंकि इस मेटल सीट में कोई डिजायर्ड पाथ नहीं है, कोई सर्किट बना हुआ नहीं है, यही कारण है कि वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड के कारण फैराडे लॉ के अनुसार, तो उस इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण आपका मेटल सीट में एक सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होता है। सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होता है, इसी सर्कुलेटिंग करंट को आपका क्या बोलते हैं सर, एडी करंट बोलते हैं। हिंदी में इसको भावर धारा बोलते हैं, इसको एडी करंट बोलते हैं। और चूंकि प्रत्येक एडी करंट का अपना पाथ है तो प्रत्येक पाथ का रेजिस्टेंस होगा, प्रत्येक एडी करंट के पाथ का रेजिस्टेंस होगा। तो करंट भी है, पाथ का रेजिस्टेंस भी है, तो पावर लॉस होगा। और यही पावर लॉस जो है वो हीट के रूप में अपीयर होता है, जिसको हम एडी करंट पावर लॉस बोलते हैं। तो चूंकि देखो यहाँ ट्रांसफार्मर का कोर है, यहाँ आपका कॉइल है, तो चूंकि
कोर जो अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड में, तो अल्टरनेट मैग्नेटिक फील्ड में तो आपका क्या होगा, कोर में भी आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडे लॉ के अनुसार। चूंकि कोर में कोई डिजायर्ड पाथ है नहीं, तो कोर में एक सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होगा जिसको एडी करंट बोलेंगे, और उसी एडी करंट के कारण आपका पावर लॉस होगा, और उसी लॉस के कारण वो पावर लॉस हीट के रूप में अपेयर होगा, जिसको हम एडी करंट बोलते हैं। चूंकि ये जो लॉसेस अकर होता है एडी करंट डेवलप होने के कारण होता है। क्लियर। अब देखो सर, एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर के कोर को हम सर लेमिनेट कर देते हैं। ट्रांसफार्मर का कोर जो है वो हम लेमिनेट कर देते हैं सर, लेमिनेट कर दे। और ये जो लेमिनेशन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के पाथ के पैरेलल करते हैं, माने जो फ्लक्स का पाथ होता है उसके पैरेलल लेमिनेशन किया जाता है, और जो एडी करंट का पाथ होता है उसके परपेंडिकुलर किया जाता है। बिकॉज एडी करंट का जो डायरेक्शन होता है वो फ्लक्स पाथ के आपका परपेंडिकुलर होता है। माने जैसे हमारा मान लो कि एक फ्लक्स का पाथ है, एक फ्लक्स का पाथ है फाई का, तो ये एडी करंट का पाथ होगा, एडी करंट का पाथ होगा। तो सर जो लेमिनेशन किया जाता है वो फ्लक्स के पाथ के पैरेलल किया जाता है, और एडी करंट के पाथ के आई के पाथ के परपेंडिकुलर किया जाता है, और दो लेमिनेशन के बीच हम इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं, जिससे आपका क्या होता है एडी करंट का पाथ इंटरप्ट हो जाता है, और क्या होता है तो सिर्फ एक लेमिनेशन में ही एडी करंट रह जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस तरह से हम एडी करंट को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एडी करंट को मिनिमाइज करने के लिए हम ट्रांसफार्मर के कोर को लेमिनेट करते हैं, और हिस्टेरिसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का कोर बनाते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि जो लेमिनेशन करते हैं वो फ्लक्स के पाथ के पैरेलल करते हैं, और एडी करंट के पाथ के परपेंडिकुलर करते हैं। क्लियर। तो अब देखो, तो ट्रांसफार्मर में जो टोटल कोर लॉस होगा वो कितना हो जाएगा सर, टोटल कोर लॉस, टोटल कोर लॉस इन ट्रांसफार्मर, टोटल कोर लॉस, कोर लॉस और आयरन लॉस, आयरन लॉस आपका कितना हो जाएगा सर, पी आई इज इक्वल टू, सॉरी हमने ये बताया ही नहीं कि एडी करंट का फॉर्मूला क्या होता है। एडी करंट पावर लॉस इज गिवन बाई पीई इज इक्वल टू होता है के बी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी। अब मैं बता देता हूँ, जैसे एडी करंट का एम्पिरिकल फार्मूला होता है उसी तरह एडी करंट का भी एम्पिरिकल फार्मूला होता है। ये आपका एडी करंट पावर लॉस है, जहाँ ये मेरा के है जो कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट ना मटेरियल पर डिपेंड करता है। ये क्या है, मटेरियल पर डिपेंड करता है, और ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, माने कंडक्टिविटी होता है। ठीक है। और ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी कोर मटेरियल में, ये आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी, ये लेमिनेशन का आपका सर थिकनेस है, ये आपका वॉल्यूम है, ये आपका कोर का ट्रांसफार्मर का कोर का वॉल्यूम है। ये एडी करंट पावर लॉस, ये आपका के क्या है 1 रेसिस्टिविटी है, ये मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है, ये आपका सप्लाई फ्रीक्वेंसी है, ये आपका थिकनेस है लेमिनेशन का। और लेमिनेशन का जो थिकनेस होता है सर, लेमिनेशन का जो थिकनेस होता है वो सप्लाई फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। माने आपका फ्रीक्वेंसी जितना ज़्यादा होगा थिकनेस उतना कम होगा, फ्रीक्वेंसी जितना कम होगा थिकनेस उतना ज़्यादा होगा। यह ध्यान रखिएगा, के जो होता है 1 रेसिस्टिविटी होता है, और थिकनेस जो होता है 1 फ्रीक्वेंसी होता है। माने फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है थिकनेस, माने लेमिनेशन का जो थिकनेस होता है वो फ्रीक्वेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, के जो होता है वो रेसिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आपका एडी करंट पावर लॉस का फॉर्मूला है। तो आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो देखो, तो यहाँ से टोटल आयरन लॉस हम कितना लिखेंगे, टोटल आयरन लॉस पी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, पीई एडी करंट लॉस प्लस पी एच हिस्टेरिसिस लॉस, माने पी आई इज इक्वल टू हो जाएगा, पी कितना है के बी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर भी, प्लस कितना हो जाएगा सर, ईटा बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ इंटू बी। दिस इज द टोटल आयरन लॉस इन ट्रांसफार्मर। यही आपका ट्रांसफार्मर में टोटल आयरन लॉस है। तो अब यहाँ से थोड़ा सा एक बार मैं ओवरव्यू कर देता हूँ
कि आपका जो आयरन लॉस होता है ये दो तरह का होता है, हिस्टेरेसिस लॉस और एडी करंट लॉस होता है। दोनों लॉस ट्रांसफार्मर के कोर में अकर होते हैं, इस कारण इसको हम कोर लॉस भी बोलते हैं। और हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण होता है। एडी करंट लॉस जो होता है वो अल्टरनेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के कारण आपका जो कोर में ईएमएफ जनरेट होता है उसके कारण एक सर्कुलेटिंग करंट डेवलप होता है, उसको एडी करंट बोलते हैं। और उस एडी करंट के कारण जो लॉस होता है उसको एडी करंट लॉस बोलते हैं। और दोनों लॉस का फार्मूला क्या होता है, एडी करंट का के बी मैक्स का होल स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी, और हिस्टेरेसिस लॉस का ईटा बी मैक्स टू द पावर 1.6 एफ इंटू वी। क्लियर। और एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कोर को हम लेमिनेट करते हैं। हिस्टेरेसिस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं सर, सिलिकॉन स्टील का हम यूज करते हैं। कोर जो है ट्रांसफार्मर का सिलिकॉन स्टील को बनाते हैं, और जो लेमिनेशन करते हैं वो फ्लक्स के पाथ के पैरेलल करते हैं और एडी करंट के पाथ के परपेंडिकुलर करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लॉसेस आपको समझ में आया होगा। हम दोनों लॉसेस पढ़ लिए, कॉपर लॉस भी पढ़ लिए, आयरन लॉस भी पढ़ लिए। अब हम जो आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे वो वेरिएशन ऑफ आयरन लॉसेस विथ फ्रीक्वेंसी एंड वोल्टेज, कि आपका जो ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे चेंज करता है। यदि सप्लाई वोल्टेज और सप्लाई फ्रीक्वेंसी हम चेंज करते हैं तब हमारा क्या है सर, आयरन लॉस ट्रांसफार्मर में कैसे चेंज करता है। एक बार हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखेंगे, वोल्टेज चेंज करेंगे, दूसरे कंडीशन में हम वोल्टेज को चेंज करेंगे, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखेंगे। इसको पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे सेपरेशन ऑफ आयरन लॉसेस, माने जो आपका एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस है उसको हम कैसे सेपरेट करेंगे। क्योंकि ट्रांसफार्मर में तो जो लॉस मेजर करेंगे आयरन लॉस हो तो एक साथ मेजर करेंगे, लेकिन उस आयरन लॉस में एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस को कैसे हम सेपरेट करेंगे वो भी हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज फिलहाल इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा से समझ में आया होगा। आप लोग मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, किताब पढ़िए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, न्यूमेरिकल बनाइए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।